टॉपिक चल रहा था कार्बोहाइड्रेट्स, बायोकेमिस्ट्री, जनरल बायोकेमिस्ट्री के अंदर में हम लोगों ने समझा कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड्स हैं। अलग अलग बॉन्ड एन टाइम्स मिलते हैं, कुछ एनर्जी लगती है, वो कुछ फॉर्म में चेंज होते हैं, वो फॉर्म हमारी बॉडी द्वारा यूटिलाइज की जाती है। फॉर्म ऑफ कई सारे आपने शुगर देखे यानी ग्लूकोज देखे, ठीक है, फ्रक्टोज, माल्टोज, डाल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये सारे क्या है, ये सब कार्बोहाइड्रेट की ही फॉर्म है। ठीक है, अलग अलग एंगुलर फॉर्म है। ग्लूकोज का सिंपल फॉर्मूला आपने समझा C6H12O6, यानी 6 कार्बन 22 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन इस तरीके से कंबाइन होते हैं कि स्वीट इन टेस्ट होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, कुछ आयनिक कुछ नॉन आयनिक सॉल्युबल सब्सटेंस देखें। उसके बाद आपने देखा मोनोसेक्राइड कैसे होते हैं, डाइसेक्राइड कैसे होते हैं, ऑलिगोसेक्राइड कैसे होते हैं। ठीक है, अलग अलग मोनोसेक्राइड की फॉर्म देखी यानी सिंगल चेन। दीस आर योर मोनोसेक्राइड्स, क्या है, सिंगल चेन है। बात करेंगे डाइसेक्राइड की तो क्या है, ये रिंग फॉर्मेशन है डाइसेक्राइड में। ठीक है, फिर उसके आगे आपने देखा कुछ एग्जांपल्स देखे और आपने देखी चेन फॉर्मेशन की, हाइड्रोलाइक आयंस किस तरीके से ज्वाइंट रहते हैं, कैसे 3D स्ट्रक्चर में आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखने को मिलता है। फिर ग्लूकोज देखा, फिर सेलुलोज देखा, किस तरीके से ये आपके सेलुलोज फाइबर्स, ये होते हैं सेलुलोज फाइबर ऐसे। और अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो कैसा फॉर्मूला दिखता है, तो ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से एक एक पूरा सेट जुड़ रहा है, वो आपने यहाँ पे समझा था। ठीक है, फिर टेस्ट ऑफ शुगर में आपने देखा बेनेडिक्ट टेस्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, शुगर का टेस्ट एक मैंने बताया था किस तरीके से बेनेडिक्ट एजेंट के साथ आपका यूरिन में प्रेजेंट ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल आप कह सकते हो कि चेक किया जाता है। शुगर यहाँ पे क्या कहा गया था, दो फॉर्म के मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड की फॉर्म को यहाँ शुगर डिनोट किया गया था। अब आएंगे टेस्ट ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। हाँ जी, कौन रीड करेगा, आप या देख लिया, ऐसी बात है, बढ़ा देते हैं स्क्रीन को, कोई बात नहीं। आईसाइट वीक है तो आईसाइट बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। negative layer is still be non reducing sugar content all चीजें solution. हाँ, if the result of reducing sugar is negative, यानी कोई reducing sugar है जो डिक्रीज हो रही है उसका रिजल्ट नेगेटिव है, they may still be non reducing sugar present in the solution। जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, दो टाइप की शुगर बताई थी, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग मतलब जो इजीली ब्रेक डाउन हो रही थी, नॉन रिड्यूसिंग जिसको ब्रेक डाउन होने के लिए मीडियम चाहिए कोई, ठीक है, स्पेसिफिक मीडियम चाहिए, तो उसका टेस्ट कैसे किया जाएगा। आज आगे बढ़िए, टेस्ट फॉर अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है, एग्जांपल है यहाँ पे सुक्रोज। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, आप इसको मोनोसेक्राइड में पहले कन्वर्ट करोगे, यानी कोई ऐसा उसके साथ सब्सटेंस मिलाओगे जिससे वो ब्रेक डाउन होकर मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड कैसे होते हैं, आपके सिंगल कार्बन चेन मोनोसेक्राइड, इसमें आप इसे कन्वर्ट करोगे। नेक्स्ट, take a fresh सैंपल of the solution and feed it with diluted hydrochloride acid or हाइड्रोलाइज्ड यूजिंग एंजाइम्स। अब इसको आप क्या करोगे, इसको हीट करोगे। ठीक है, यानी इसमें एनर्जी क्या दे रहे हो, हीट एनर्जी दे रहे हो। अब वो हीट एनर्जी में क्या करोगे, आप उसमें ऐड करोगे, क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड करोगे या हाइड्रोलाइजेशन आयन का यूज करोगे आप। ठीक है, एंजाइमेटिक आयंस का यूज करोगे। नेक्स्ट, यू कैन देन neutralize with sodium hydrocarbon। ठीक है, उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बन आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो किसको, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, न्यूट्रलाइज मतलब ये अनस्टेबल होगा ना, अब उसको न्यूट्रलाइज भी करना है कि भाई स्टेबल हो जाए सॉल्यूशन। पानी है, गरम किया, चीनी मिलाया, अब शरबत डालनी है, देना है तो गरम शरबत तो देंगे, उसको न्यूट्रलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, हम बर्फ डालते हैं। या नॉर्मल पानी में चीनी बहुत आसानी से घुल जाता है, ठंडे पानी में घुलता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल पानी में चीनी घोलते हैं। एनर्जी क्या है यहाँ पे,
वेव एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं पानी के अंदर विद द हेल्प ऑफ स्पून या स्टिक जिससे भी आप कर रहे हैं। फिर उसमें हम बर्फ डालते हैं कि वो क्या हो जाए, यूटिलाइज वाले फॉर्म में आ जाए, मतलब ठंडा हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ये स्टेबल हो जाए तो हम क्या करते हैं, इसमें सोडियम डाइहाइड्रोजन कार्बोनेट हम इसमें ऐड करते हैं। वंस यू हैव डन दिस यू कैन Continue the Benedict test in the same way you would for a reduced. ठीक है, उसके बाद जब आपका ये हो गया नॉन आयनिक में कन्वर्ट हो गया, अब उसके बाद आप इजीली बेनेडिक्ट से चेक कर सकते हो कि किस तरीके से आपका शुगर लेवल उसमें प्रेजेंट है। अब बेनेडिक्ट रिएजेंट क्या होता है, एक बार देखो तो लैब खुला होगा तो बेनेडिक्ट रिएजेंट क्या नाम है, रेहान? बेनेडिक्ट रिएजेंट से आना लो। ये है आपका बेनेडिक्ट रिएजेंट, ठीक है, ब्लू कलर का है, यहां नाम दिया हुआ है, यहीं पे आप देखोगे इसका स्टोरेज का भी कहीं दिया होगा। रूम टेम्परेचर इसका, ठीक है, यहाँ देखो इसका डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है किस तरीके से यूज करना है। 5 ml आपको रिएजेंट लेना है, 8 ड्रॉप आपको यूरिन का सैंपल लेना है और ये कलर शो करेगा। अब ये जो कलर है ब्लू, ग्रीन, लाइट ग्रीन, ब्राउन, ऑरेंज, ठीक है, ये परसेंटेज दिया हुआ है। 0.5% होगा तो ऐसा कलर दिखाई देगा, नील होगा तो सेम जो ये कलर है वैसे ही रह जाएगा, ठीक है, 1 होगा तो ग्रीन ऐसा दिखाई देगा, ब्राउन होगा और ये ऑरेंज होगा, ठीक है। अब इसमें आप एक्सपेरिमेंट क्या करोगे, अपना यूरिन कलेक्ट करोगे, उसको हीट करोगे, सॉरी बेनेडिक्ट लोगे, यूरिन कंटेनर लोगे, बेनेडिक्ट को हीट करके पहले चेक करोगे। चेक कैसे करोगे, चेक करोगे कि भाई ये कलर चेंज तो नहीं कर रहा, रिएजेंट ठीक है कि नहीं है। अगर रिएजेंट ठीक है तो उसके बाद आप 1 ड्रॉप अपना यूरिन सैंपल डालोगे, फिर उसे हीट करके देखोगे कि कलर फॉर्मेशन हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है दैट मींस आपके यूरिन में शुगर नहीं है, ठीक है, मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड की फॉर्म में नहीं आ रहा है। और अगर आ रहा है इसका मतलब आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। अब एक यहाँ पे एक फन फैक्ट आता है, फन फैक्ट क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर आपके ब्लड में 180 क्या होता है यूनिट, ग्राम पर डीएल, ये होता है ना, ग्राम पर डीएल, रैंडम या फिर फास्टिंग ईटिंग। अगर 180 ग्राम पर डीएल आपका इंक्रीज हो जाता है तो आपका शुगर लेवल यूरिन में शो करेगा ही करेगा, रेस आएगा ही आएगा डायबिटिक पेशेंट में, ठीक है। और ऐसा नहीं होता है कि आप खूब मीठा खाओगे तो यूरिन में निकल जाएगा, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है, वो फैट में कन्वर्ट होने लगता है या एक्स्ट्रा शुगर हो जाता है, डेथ भी हो सकती है उससे, तभी स्टिंग पीने की वजह से लोगों की डेथ होने लगती है। हाँ, इसमें शुगर लेवल पता लगता है। कोई भी सॉल्यूशन, यूरिन तो हमने एक एग्जांपल ले लिया, कोई भी सॉल्यूशन में जिसमें शुगर मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा वो आप बेनेडिक्ट रिएजेंट से पता लगा सकते हो। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दो इधर। Once you have done these, you can continue the Benedict test in the same way you would for the reducing sugar. ठीक है, जैसे रिड्यूसिंग शुगर किया था, बता दिया क्या करना है। एक टेस्ट ट्यूब लोगे, 5 ml बेनेडिक्ट डालोगे, हीट करोगे, हीट करने के बाद कलर देखोगे, नहीं हुआ है उसमें 1 ड्रॉप को सॉल्यूशन डालोगे, यहाँ यूरिन ले रहे हो तो यूरिन डालोगे, कोई अलग सॉल्यूशन ये बनाया हुआ सॉल्यूशन है आपका मोनोसैकेराइड का, वो डाल के चेक करना है, वो डाल के चेक करना है,
ठीक है। आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्च। Whenever you want to experiment on the digestion of starch and need to know if there is any left, you need the iodine test. The test is very simple. Just add iodine dissolved in potassium iodine solutions to the test sample. If there is starch present, the sample change from malnourished to dark ब्लू ब्लैक कलर। अब आपको किसी सॉल्यूशन में आयोडीन का टेस्ट करना हो, ठीक है, कि भाई आयोडीन उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, पोटेशियम आयोडाइड जो है सॉल्यूशन वो आप उस सॉल्यूशन में टेस्ट सैंपल में ऐड करोगे, ठीक है। ऐड करने के बाद अगर उसमें आयोडीन प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, उसका कलर जो है चेंज हो जाएगा, यानी ब्राउन ऑरेंज से डार्क ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट होने लगेगा। कोई भी सॉल्यूशन है अगर उसमें आयोडीन प्रेजेंट है और आप उसमें डालोगे पोटेशियम आयोडाइड और उसको थोड़ी देर मिक्स करोगे और उसमें हीट एनर्जी भी दे दोगे तो ऑटोमेटिकली अगर उसमें प्रेजेंट होगा आयोडीन तो वो कलर चेंज कर देगा। क्लियर हो गया? starch present है स्टार्च, आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च प्रेजेंट रहेगा तो वो क्या करेगा, आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड मिलके उसके साथ क्या करेगा, वो कलर चेंज कर देगा, ठीक है। स्टार्च क्या है, एक तरह की फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ तक हमने ये समझ लिया कि कार्बोहाइड्रेट कैसा होता है, कितने फॉर्म में होता है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, कैसे बॉडी में यूटिलाइज होता है, ठीक है। अब इसका काम क्या है, भाई आ गया, हमने खा लिया, पोटैटो खा लिया, कार्बोहाइड्रेट भर के आ गया हमारी बॉडी में। अब ये काम कैसे करेगा बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में इसका क्या काम है, प्लांट बॉडी में इसका क्या काम है, अब वो समझते हैं। जी हाँ, Carbohydrates provide energy and regulation of blood glucose. ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करने में कार्बोहाइड्रेट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज को मूव कराना है तो उसको कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे हमें अगर कहीं जाना है तो हमें चलना आना चाहिए, रिक्शे पे बैठना आना चाहिए, साइकिल चलाने आनी चाहिए, बाइक चलाने आनी चाहिए, कार चलाने आनी चाहिए, जो हम कन्वीनियंटली या बस में जाना आना चाहिए या रूट का पता होना चाहिए, तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे हमें पता होनी चाहिए कहीं चलने जाने आने के लिए, वैसे ही ब्लड को रेगुलेट करने के लिए, ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। नेक्स्ट, इट विल prevent the degradation of skeletal muscle and other tissues such as the heart, kidney and kidneys. कार्बोहाइड्रेट क्या करता है कि आपके जो मसल्स हैं, लिवर है, किडनी है, इसके डिग्रेडेशन में भी हेल्प करता है, यानी ये खत्म ना हो जाए, डेड ना करने लग जाए, उसको प्रिवेंट करता है। डिग्रेड होना मतलब खत्म होने लगना, वो खत्म ना हो जाए, उनके सेल उनको टाइम टाइम एनर्जी मिलती रहे, वो डेड ना कर जाए, तो उसमें भी क्या करता है कार्बोहाइड्रेट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसमें, स्केलेटल मसल में, टिश्यूज में, हार्ट में, लिवर में और किडनी में, ये 5 चीजों, ठीक है। नेक्स्ट, इट प्रिवेंट द breakdown of proteins of for energy. अब हम जब खाना खाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम याद करो, स्टमक में जा रहा था, जूसेस सिक्रीट हो रहे थे, ठीक है, वो कन्वर्ट हो रहे थे, वो इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब हो रहा था। अब प्रोटीन आपने खा लिया, सब्सटेंस अलग से, कोई भी सब्स्टिट्यूट ही खा लिया प्रोटीन का, डायरेक्ट प्रोटीन ले लिया। अब वो डायरेक्ट प्रोटीन का क्या दिक्कत है, डायरेक्ट प्रोटीन क्या दिक्कत है कि उसको यूटिलाइज करने के लिए तो कुछ चाहिए। प्रोटीन की कितनी लंबी चेन है, अब उतनी लंबी चेन हर जगह तो फिट होगी नहीं, छोटी छोटी चेन यूज होगी, छोटी छोटी चेन को ब्रेक डाउन करने के लिए किसकी जरूरत है, यहाँ कार्बोहाइड्रेट की अगेन जरूरत है, ठीक है। आगे, कार्बोहाइड्रेट आल्सो हेल्प विद Carbohydrate also help with fat metabolism. If the body has enough energy for its immediate needs, it stores extra energy. ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, मोटापा भी बहुत बढ़ाता है, इसलिए कहते हैं ना कि जब आप फैट मोटे होने लग जाओ तो फैटी और कार्बोहाइड्रेट की डाइट क्या होती है, आपकी रिड्यूस कर दी जाती है। पोटैटो बंद कर देंगे, राइस को कम कर देंगे, घी बटर ऑयल ये सब कम कर दिया जाएगा, जूसेस बढ़ा दिया जाएगा, सैलेड बढ़ा दिया, फाइबर्स बढ़ा दिए जाएंगे, राइट, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये आपके फैट में कन्वर्ट करता है। अभी क्या है, ये फैट है, ये इतना बड़ा जो दिख रहा है ये क्या है, ये फैट है, ठीक है। कई के चेहरे पे भी फैट दिखाई देता है, थोड़ा हैवी फेस होता है,
नेक है। तो ये फैट बढ़ेगा अगर आपकी बॉडी में, तो क्या होगा? वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो जॉइंट्स पे असर होगा, जॉइंट्स पे असर होगा, पेन। ठीक है, तो ये इसको बैलेंस करने के लिए आप ये कह सकते हो ये फायदेमंद भी है, नुकसान भी है। ज्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट खा लिया नुकसान देने लगेगा, बैलेंस वे में खाओगे फायदा देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट आ रहा है। Carbohydrates are an important component of many industries like textile, paper, bakeries, and breweries. ब्रीवीज, कई सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं जिनको कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट रहती है। फाइबर्स, बड़े बड़े पेपर्स बनाने, पेपर को भाई जो आप ये पेपर यूज करते हो, Paper में starch होता है। तो एक तरीके का फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो है। जब इसको केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल ट्रीट करके बनाया जाता है पेपर, डायरेक्ट नहीं खा सकते, खाओगे फिर ऐसे तो मिट्टी भी खा लेते हैं बच्चे। चलो आगे। Detoxification of physiological importance is carried out to some extent with carbohydrate derivatives. डिटॉक्सिफिकेशन यानी कोई भी बॉडी में अगर टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है तो कई बार कार्बोहाइड्रेट का यूज किया जाता है उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए। ठीक है जी। Agar is polysaccharides used in culture media, messaging and food. अब एक जगह अगार जो है ये भी एक तरीके का क्या है? फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो कि यूज किया जाता है आपके बैक्टीरिया ग्रोथ कल्चर मीडिया में। नेक्स्ट, Carbohydrates form a part of genetic material like DNA and RNA in the form of deoxyribose and ribose sugars. अब कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी सब्सटेंस है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? ठीक है, तो इनकी जो फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए है, राइबो और डीऑक्सी, ये क्या है? फॉर्म ऑफ अ शुगर रहती है। ठीक है, फॉर्म ऑफ अ शुगर। इससे कुछ नुकसान नहीं। तो अगर देखो हमारी बॉडी में अगर आप बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे जाओगे ना तो वहां पे हमारी बॉडी मॉलिक्यूलर लेवल पे चीजें कर रही होती है। आप कोई चीज खा रहे हो, आप कोई चीज पी रहे हो, तो वो माइक्रो लेवल पे टूट रही है। एनाटॉमी उसमें आपके फिजिक्स के जो केमिकल बॉन्डिंग्स है ना उसमें जाके टूट रही है। प्रोटीन है, चेन है, लिपिड है, चेन है। आप कोई चीज खा रहे हो वो बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे जाके टूट रहा है और वो माइन्यूट लेवल फिर से एक मल्टीपल फैट बना रहा है, मसल बना रहा है। क्लियर हो गया? जो हम खा रहे हैं हमें दिख रहा है, एक सेब खा रहे हैं, अनार खा रहे हैं, अंगूर खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, वो हमें दिख रहा है। लेकिन जब वो हमारी बॉडी में जा रहा है तो वो इतना माइन्यूट लेवल पे जाके ब्रेक डाउन हो रहा है कि वो जिस चीजों से बना है वो वापस से उस चीजों में बिखर गया, कुछ वेस्ट में निकल गया, ठीक है, कुछ एब्जॉर्प्शन में आ गया, कुछ लिक्विड वेस्ट में निकल गया, कुछ सॉलिड वेस्ट में निकल गया। थैंक यू बाजी। ठीक है, तो जब आपका कोई चीज सॉलिड दिख रहा है और वो ब्रेक डाउन हो गया, अब ये टी आई है मेरी, ठीक है, ये दिख रही है ना ब्राउन कलर की, इसमें चाय पत्ती डली हुई है, इसमें चीनी डला हुआ है, इसमें दूध डला हुआ है, इसमें पानी भी डला हुआ है। अब मैं इसको पी रहा हूँ, पीने के बाद क्या होगा? शुगर अलग हो जाएगा, मिल्क जिससे बना है वो भी कंपोनेंट अलग होंगे, वाटर के कंपोनेंट अलग होंगे, वो सब मेरे बॉडी के अंदर होगा। स्टमक में जाएगा, अलग अलग जूसेस आएंगे, ब्रेक डाउन करना शुरू करेंगे। इंटेस्टाइन में जाएगा, एब्जॉर्प्शन शुरू होगा, जो रिक्वायर्ड है वो एब्जॉर्ब होगा, जो नहीं रिक्वायर्ड है वो यूरिन में पास आउट हो गया। एब्जॉर्ब हो गया लिक्विड मैक्सिमम, ठीक है, किडनी द्वारा फिल्टर कर दिया गया अनवांटेड चीज, ठीक। हाँ उसके अंदर क्या होता है? एक कंटेनर ठीक है, दिया जाएगा अंदर में जो ऑक्सीजन ठीक है, या हमारी उसके अंदर सेव रखा है। उसका ये कहना था कि ये एक टाइम पे कुछ भी बन सकता है, कुछ भी नहीं कुछ भी तो नहीं बन सकता, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वापस से सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। सेड तो वो एनर्जी और उसमें फर्क है।
हाँ, अब मैं बताता हूँ कैसे। सुनो, समझना बहुत आसान है, ये समझ जाओगे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सपोज ये एक सेब है, ठीक है, नीचे गिरा जमीन पे, ठीक, यहाँ कोई डॉग या किसी जानवर ने गड्ढा किया हुआ है, ये सेब इस गड्ढे में गिर गया, ठीक है, इसके ऊपर मिट्टी आ गई, ठीक, अभी ये सेब हरा भरा है, हरा भरा मतलब फ्रेश है, अंदर जो कीड़े वगैरह थे मिट्टी में, उन्होंने इसको खाना शुरू किया, चींटी, कीड़े मकोड़े जो भी छोटे छोटे सब शायद खाया, धीरे धीरे ये सड़ गया। अब इसके अंदर क्या था, सीड्स थे, ठीक है, अब ये जब डिके हो गया, इसका आउटर सरफेस, पहले इसका छिलका हटा, फिर बीच में से जो रस था वो हटा, सड़ते 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 सॉलिड हुआ, फिर वो मिट्टी में डिसॉल्व हो गया, बीज बच गया, पानी गिरा ऊपर से, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, पानी आया, इसको नमी मिली, ये वापस से पौधे में कन्वर्ट हुआ, पेड़ बना, फिर से फल आया, ये तो होगी साइकिल, ठीक है। अब आपने कहा कि सर मैंने एक क्लोज कंटेनर लिया, उसको वैक्यूमाइज कर दिया, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ना लाइट सोर्स जा रही है, ना कुछ जा रहा है, और मैंने यहाँ पे एक सेब रख दिया। आपको पता है स्पेस बहुत ज्यादा ठंडा है, बर्फ बन जाता है, अगर स्पेस में इंसान जाए तो इमीडिएटली आइस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे आप ठंडक तो नहीं बना सकते, कुछ तो इम्पैक्ट आएगा ही टेम्परेचर का, तो ये क्या होगा, ये डिके होना शुरू होगा, लेकिन इसकी लाइफ स्पेन बहुत देर में जाकर डिके होगा। उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि एनवायरनमेंट में एक्सपोज नहीं है, ठीक है, और एनवायरनमेंट में एक्सपोज नहीं है तो इसके अंदर कई बार आपने देखोगे सेब में कीड़े हो जाते हैं, फलों में कीड़े लग जाते हैं अपने आप ही, वो कहाँ से आए, कोई बाहर से आएगा, हाँ, वो एनवायरनमेंट में से इंट्रोड्यूस हुए, खुद से पैदा नहीं हुए, फेवरेबल कंडीशन बनी, सेल आपस में जुड़े, एक कीड़े में कन्वर्ट हुए। ये ज्यादातर देखना आप घर में जो खाद बनाई जाती है, मैं खुद भी घर में खाद बनाता हूँ खुद ही, जैसे चाय पत्ती जो डेली चाय बनती है उसको मिट्टी में डाला, रोज उसको दबाया, हल्का पानी छिड़क दिया, कोई फल वल खाया हमने, उसका छिलका बचा, उसको दबाया, ढक दिया, तो वो क्या होता है, वो सड़ता है, ऑटोमेटिकली उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, ठीक है, एग बना, एग से वो वॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वो वॉर्म उसको खाते जाते हैं, वेस्ट निकलता जाता है, वहीं पे वो फिर खाद में कन्वर्ट होता है, जो जूस निकलता है उसका लिक्विड, वो पौधों में एनर्जी ड्रिंक का काम करता है, ठीक है। तो ये आपका तरीका है कि आप किस तरीके से एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करोगे। यहाँ पे देखो कोई भी एनर्जी अलग से नहीं लगाई जा रही, बस कन्वर्ट हो रही है। वही तो बताओ, अभी सेब है, देखिए होगा बहुत टाइम में, लॉन्ग टाइम में डिके होगा, पहली चीज, इसकी एनर्जी तो इसी में रहेगी, इसकी एनर्जी इसमें रहेगी, लेकिन कन्वर्ट फॉर्म में रहेगी, कन्वर्ट करना रहेगा ना, जिसको हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते, कन्वर्ट कर सकते हैं, सेब से कुछ और मिल सकता है उसकी एनर्जी, है नहीं। आपने सड़क के बगल में जानवर मरा हुआ देखा है, जिस दिन मरता है उस दिन उसकी बॉडी वैसी रहती है, धीरे 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 स्वेल होती जाती है, ठीक है, और गैसेस प्रोड्यूस होती है, तो जब ये डिके होना शुरू होगा तो गैसेस प्रोड्यूस होंगी, तो ऑटोमेटिकली इस चैम्बर में वैक्यूम नहीं रह पाएगा, गैस फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, वो गैसियस फिर वो मॉलिक्यूल कुछ कन्वर्ट करेगा, अब वो क्या करेगा, ये एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड, वो सड़ी जाएगा, वो बच जाएगा, या वापस सेब में कन्वर्ट हो जाएगा, या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई नया लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता, वो एक्सपेरिमेंट का केस है। लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है अभी तक इस कॉन्सेप्ट पे, ये डिके ही होगा, कोई छोटे मोटे इंसेक्ट्स जरूर पैदा हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम केस में ये डिके है, दोबारा सेब बन जाए ये थोड़ा बियॉन्ड ऑफ द रियलिटी है, अभी आने वाले टाइम में कुछ नहीं कर एआई टाइप में समझ गया, एआई यहाँ से थॉट लगा के सब चीज कुछ भी देता जा रहा है एआई, हाँ, उसका रीजन है कि एआई में कि हम ही लोग फीड कर रहे हैं चीजें। चलिए, acid found in between joints acts as synovial fluid and provides frictionless movement.
साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है आपकी बॉडी में? साइनोवियल फ्लूइड का काम है कार्बोहाइड्रेट की हेल्प से ही वो बनता है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें कार्बोहाइड्रेट का रोल है, और वो साइनोवियल फ्लूइड आपके जॉइंट्स में रहता है। कहते हैं ना घुटनों में, कई बार आपको जो होगा आम डॉक्टर कहता है जी आपके घुटनों का तेल खत्म हो गया है, अलग से थोड़ी थोड़ी डाला होता है, तो साइनोवियल फ्लूइड है, ठीक है, जिससे आपका जॉइंट्स जो है वो लुब्रिकेंट रहता है। जैसे हम कोई काम करते हैं, बाइक चलाते हैं तो उसमें ऑयल डालते हैं, गियर ऑयल डालते हैं, इंजन ऑयल डालते हैं, ब्रेक ऑयल डालते हैं, ठीक है, या रिम जहाँ चेन चल रही होती है वहाँ उसमें चेन ऑयल डालते हैं, जिससे वो क्या है लुब्रिकेंट मिले, ठीक है, फंक्शन आराम से कर सके। अब जैसे लुब्रिकेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, क्या करता है ग्लैंड्स जो है वो क्या करते हैं जूसेस सिक्रेट करते हैं, डक्ट्स जो है एक फ्लूइड सिक्रेट करते हैं जिससे आपका स्पर्म जो है वो प्रॉपर्ली नरिश होके मूव कर सके, ठीक है, नेचुरल में आप यहाँ से आराम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट आगे जाइए। They have to make up the body mass by being included in all the parts of the cell and tissue. डेवलपमेंट ऑफ मसल, लिवर, किडनी वगैरह जो डिके का पार्ट आप समझ रहे थे, तो वहीं पे मसल में क्या करता है डेवलपमेंट में भी काम करता है, ठीक है, सेल को मल्टीप्लाई कराने में हेल्प करेगा, तो आपका क्या होगा बॉडी मास वगैरह इंक्रीज होगा। एडिक्वेट स्टोरेज ऑफ hepatic glycogen and detoxifying and marking. लिवर में टॉक्सिसिटी बढ़ जाए किसी वजह से तो उसको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट दे फॉर्म कंपोनेंट ऑफ Components of biomolecules which have a key role in blood clotting, immunity, fertilization. और क्या काम करता है ब्लड क्लॉटिंग, इम्यूनिटी इंक्रीज करने में हेल्प करता है और फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट Carbohydrates is basically the main fiber of the diet of providing the bulk fiber for better digestion. डाइजेशन अगर आपको अच्छा करना है तो आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की चेन चाहिए ही चाहिए अलग अलग फॉर्म में। Carbohydrates help clear gut and prevent constipation. कार्बोहाइड्रेट की अगर मात्रा आपकी बॉडी में ठीक रहेगी, बैलेंस रहेगी, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन मतलब स्टूल डेली प्रॉपर्ली टाइम पे पास होगा। कॉन्स्टिपेशन कहते हैं जब आपका स्टूल टाइमली पास नहीं होता है। कब्ज कवल हो गई जी, आम बात होती है कवल हो गई जी। डॉक्टर साहब स्टूल नहीं निकलता, डॉक्टर साहब क्या करेंगे? चलिए, Starch is a form the food is stored in plants. स्टार्च क्या है? एक तरीके की कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है जो कि प्लांट में स्टोर एज अ स्टोरेज फॉर्म में यूज की जाती है, ठीक है, Provides sweetness. ठीक है। कैसे? वो क्या करता है स्टार्च? स्वीटनेस प्रोवाइड करता है, मिठास प्रोवाइड करता है। यानी कोई भी आप मीठी चीज खा रहे हो इसका मतलब फ्रूट में वो क्या है स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, हाँ जी, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज द Whole of biological process responsible for the metabolic formation, breakdown and interconversion ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का क्या काम है? देखो मेटाबॉलिज्म अगेन जो हमारी चेन है, ठीक है, ये कार्बन की चेन है। कार्बन के पास मैंने बताया था कितने हाथ होते हैं? 4। कुछ हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा, कुछ ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, कुछ एक दूसरे ग्रुप के साथ अटैच होगा। तो ये क्या करता है? ये ग्रुप अनस्टेबल रहने के लिए एक दूसरे के साथ बॉन्ड चेंज करता रहता है, और ये बॉन्ड चेन एनर्जी जो है वो क्या एनर्जी फॉर्म कर रहा था? एटीपी और एडीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट और एडिनो डाइफॉस्फेट। ये वो एनर्जी थी जो किसके द्वारा यूटिलाइज की जा रही थी? आपके बॉडी सेल्स द्वारा यूटिलाइज की जा रही थी। किस क्यों यूज की जा रही थी? बॉडी सेल्स द्वारा ग्रो करने के लिए यूज की जा रही थी, ठीक है। वही चीज यहाँ पे कही गई। आगे carbohydrates are central to many essential metabolic pathways. Plants synthesize carbohydrates from carbon dioxide and water. Used for photosynthesis, allowing them to store energy absorbed from sunlight into the body. अब यहाँ पे क्या होता है कि प्लांट क्या करता है? वाटर लेता है, सनलाइट लेता है, ठीक है, और बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म बना देता है, CHO,
की चेन बनाना शुरू करेगा, n टाइम्स C, n टाइम्स N, n टाइम्स O की चेन कन्वर्ट कर देगा। और वो कन्वर्ट किस में जाएगी? आपके फ्रूट्स में जाएगी। वो फ्रूट किसके द्वारा कंज्यूम किया जाएगा? इंसानों द्वारा कंज्यूम किया जाएगा। क्लियर हो गया? और हमारा वेस्ट क्या निकल रहा है? हमारा वेस्ट निकल रहा है CO2 जो प्लांट द्वारा यूटिलाइज किया जा रहा है, ठीक है। और प्लांट का वेस्ट क्या निकल रहा है? O2 जो हमारे द्वारा यूटिलाइज किया जा रहा है। हमारा स्टूल और यूरिन, अगर हम अपने स्टूल और यूरिन को एक जगह इकट्ठा करें तो क्या होगा? वो खाद के रूप में कन्वर्ट होगा, ठीक है। वो क्या है? फूड है किसका? प्लांट का, ठीक है। यानी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट उनके काम आ रहा है, उनका वेस्ट प्रोडक्ट हमारे काम आ रहा है। ऐसे ही आदान प्रदान चल रहा है। When animals and fungi consume plants, they use cellular respiration to break down these stored carbohydrates to make energy available to cells. Both animals and plants contain stores and release energy in the form of high energy molecules such as ATP for using various cellular processes. ठीक है। सेलुलर प्रोसेस में एनर्जी का ये दो टाइप की एनर्जी होती है, याद रखना। कोई भी सेलुलर प्रोसेस होता है तो वो एनर्जी लेता है, एनर्जी देता है, वेस्ट भी निकालता है। जो हमारा सेलुलर वेस्ट होता है वो हमारे किडनी में नेफ्रॉन द्वारा फिल्टर किया जाता है। ब्लड में जो भी कंपोनेंट जा रहा है, मैंने चाय पिया, ठीक है, इसमें शुगर था, वो शुगर मेरी बॉडी में गया, वो ब्लड में मिक्स हुआ, ब्लड में गया, यूटिलाइज हुआ। तो सेल द्वारा जब यूटिलाइज किया गया तो वहां पे क्या हुआ? वहां से उन्होंने एक एनर्जी को लिया, एक एनर्जी दिया और कुछ वेस्ट प्रोड्यूस किया, ठीक है। वो वेस्ट वापस ब्लड में आ गया, एनर्जी यूटिलाइज हो गई, वो वेस्ट प्रोडक्ट गया किडनी में, किडनी में नेफ्रॉन द्वारा उसको फिल्टर किया गया, वो यूरिन में कन्वर्ट हुआ, यूरिन से एग्जिट आउट हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन एनिमल एंड फंगाई, अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट, ऑल्दो ह्यूमन, Although humans consume a variety of carbohydrate, digestion breaks down complex carbohydrates into three simple monosaccharides for metabolic glucose, fructose and sucrose. देखो हमारी बॉडी में मोस्टली मोनोसेक्राइड की फॉर्म जो है वो ब्रेक डाउन होती है, तो वही यूटिलाइज कराई जाती है। अगर इससे ज्यादा कोई फॉर्म हमारी बॉडी में आएगा तो वो दिक्कत करेगा। स्टोर्ड या फर्मेंटेड शुगर जो होती है, ठीक है, आर्टिफिशियल शुगर जो बनाई जाती है वो इसीलिए हार्मफुल होती है हमारी बॉडी में। नेचुरल शुगर हमारे लिए यूजफुल मानी जाती है, ठीक है। मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड ऐसी शुगर है जो हमारी बॉडी में इजीली क्या होती है? ब्रेक डाउन हो जाती है। हाँ, Glucose constitutes about 80% of product and it is a primary substrate that distributed to cells and the tissues where it is stored as protein. ठीक है। हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये स्टोर रहता है। 80% ऑफ हमारी डाइट के अंदर ग्लूकोज यानी शुगर की मात्रा रहती है। हम सुबह उठते हैं, सुबह उठते उठते पानी पी रहे हो, पानी के साथ अगर आप कुछ मीठा लेते हो जैसे गुड़ या शक्कर, शक्कर तो चीनी वाला नहीं, गुड़ की जो बनती है ब्राउन शुगर जिसको बोलते हैं वो, ठीक है। या कोई फ्रूट खा रहे हो तो आपने मॉर्निंग से ही क्या हुआ? स्वीट लेना शुरू कर दिया। लंच किया, लंच में आपने क्या किया? चपाती खाई, आलू खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, अगेन वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लाइकोजन में, ठीक है। रात में कुछ खाना खाने के बाद एडिशनल शुगर ले लिया, फ्रूट ले लिया, मिल्क ले लिया, तो हम उसमें एडिड शुगर डालते हैं। एडिड शुगर मतलब कुछ भी हो सकता है, शुगर केन वाला शुगर भी हो सकता है, व्हाइट शुगर जिसको हम बोलते हैं, या ब्राउन शुगर भी हो सकता है, खांड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो हम एडिशनल शुगर हम दिन भर में 80% यानी 80% से जो हमारा ज़्यादा भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, In aerobic respiration, the main form of cellular respiration used by people, glucose and oxygen are metabolized to utilize energy. With carbon dioxide and water as byproducts, most of the fructose and glucose travel to the liver where they can be converted to glucose. कोई सी भी फॉर्म में आप एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही हो, एरोबिक का मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही हो वहां पे कहा जाता है आपका रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड रहती है। एनारोबिक यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हो गया? प्लांट को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वो एनारोबिक है। हम एरोबिक से हमें ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर कोई रिएक्शन होगा तो हमें ऑक्सीजन चाहिए होगा उस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए।
क्लियर हो गया? तो ये जो फॉर्म है एरोबिक की वो क्या करती है, वो ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं किसको, फ्रक्टोज ग्लूकोज सुक्रोज। ठीक है, नेक्स्ट Some simple carbohydrates have their own एंजाइमेटिक enzymatic oxidation पाथवे। as to only a few of the more complex carbohydrates. The deciduous lactose for glucose requires enzyme proper integrates monosaccharides from the मोनोसैकेराइड कंपोनेंट्स ग्लूकोज एंड लैक्टोज। क्लियर है? देखो सिंपल है, कार्बोहाइड्रेट एंजाइमेटिक रिएक्शन के साथ क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज और लैक्टोज, जो कि क्या है आपका मोनोसैकेराइड कंपोनेंट्स है। हमारी बॉडी में इतना याद रखो, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड ये दो ही फॉर्म चलेगी, इससे एडिशनल फॉर्म आई तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सिंपल चेन रहेगी, इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, बॉडी द्वारा यूटिलाइज कर ली जाएगी, नहीं होगी फैट में कन्वर्ट हो जाएगी, चलिए बढ़ जाएगी। ठीक है जी हाँ, मेटाबॉलिक पाथवे glycolysis, पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा pentose phosphate, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, फिर ग्लाइकोलेट पाथवे, ग्लाइकोजेनेसिस होता है, फिर चौथे में, पांचवे में ग्लाइकोन्यूजेनेसिस, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, उसके बाद सिट्रिक एसिड साइकिल कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब इंडिविजुअली हम इसको एक एक करके स्टार्ट करेंगे।